हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। आपको हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को अगले से अच्छे से पढ़ते रहना है, उसको रेगुलरिटी से करते रहना है। हम लोग एक्सरसाइज का डिस्कशन कर रहे थे, एनसीईआरटी। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किया था। उसके आगे अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट वेव? एक्सप्लेन। करें कि क्या साउंड वेव वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है जैसा कि लाइट वेव करती हैं? आपको बताना है कि क्या साउंड वेव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वैसे ही फॉलो करती हैं जैसा कि लाइट वेव करती हैं। आइए देखें इसका आंसर। सबसे पहले हम लाइट वेव की आंसर है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ये लाइट वेव्स हैं। देखिए M1 M2 ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पर ये AB एक कोई इंसिडेंट लाइट है, BC एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, BN नॉर्मल है, एंगल I ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है। ये एंगल R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ABN इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन CBN। तो एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अगला इंसिडेंट रे AB, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस BN and reflected ray BC all lie in the same plane, means incident ray AB, reflected ray BC और normal BN सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं, कोप्लेनर होते हैं, ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। और अब आइए हम साउंड वेव की बात करते हैं। PQ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या? PQ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसमें A' इंसिडेंट वेव है और BC रिफ्लेक्टेड वेव है, BN' नॉर्मल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ भी इंसिडेंट रे A' नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस BN' एंड रिफ्लेक्टेड रे BC ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर भी दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड में भी होल्ड करते हैं, लाइट में भी होल्ड करते हैं। तो जैसा लाइट रे फॉलो करती है रिफ्लेक्शन का, वैसा ही जो है साउंड वेव भी फॉलो करती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आइए देखें डिफरेंस क्या है। लाइट की वेवलेंथ वेरी स्मॉल होती है, ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की यूनिट होती है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो लाइट की वेवलेंथ 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 8 × 10⁻⁻7 मीटर के बीच में होती है और इसका लेमडा 10⁻⁻7 मीटर है, मीन्स वेरी स्मॉल है। तो लाइट के किसी भी वेव के रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का साइज उस वेव के वेवलेंथ के कंपेरेबल या उससे बड़ा होना चाहिए। तो लाइट एक स्मॉल ऑब्जेक्ट से भी रिफ्लेक्ट कर जाती है। आइए साउंड वेव की बात करें। साउंड वेव की वेवलेंथ 17.2 मीटर से 1.72 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का साइज इसके वेवलेंथ के कंपेरेबल में होना चाहिए। तो ये बड़ी ऑब्जेक्ट से भी रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि साउंड की वेवलेंथ मच ग्रेटर होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है? अगर साउंड वेव की बात करें तो साउंड की एयर में स्पीड 330 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड होती है। तो अगर आपको दो मीडियम दे दिए जाएं तो जिस मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है उसे रेयर मीडियम कहते हैं, जिस मीडियम में स्पीड कम होती है उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। तो साउंड वेव के लिए जो है एयर आपका साउंड वेव के लिए एयर डेंसर मीडियम है, वाटर रेयर मीडियम है। अब लाइट की बात करें, लाइट की एयर में स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वाटर में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखिए वाटर में इसकी स्पीड कम होती है, एयर में ज्यादा होती है। तो लाइट वेव के लिए एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है।
इसका मतलब हो गया कि जो मीडियम साउंड वेव के लिए रेयरर मीडियम होता है वो लाइट वेव के लिए डेंसर मीडियम होता है, और जो साउंड वेव के लिए डेंसर मीडियम होता है वो लाइट वेव के लिए रेयरर मीडियम होता है। तो जो साउंड की स्टडी करने को एकॉस्टिक्स बोलते हैं। तो एकॉस्टिकली जो डेंसर मीडियम है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, और एकॉस्टिकली जो रेयरर मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। तो ये रहा इसका आंसर। तो क्वेश्चन ये था कि क्या साउंड वेव जो है वो लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वैसा ही फॉलो करती है जैसा लाइट वेव करती है। आंसर आपका हो गया यस, और ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जब साउंड एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है, एंड इको इज प्रोड्यूस्ड, एक इको प्रोड्यूस होती है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन रिमेन द सेम। मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सोर्स ऑफ साउंड के बीच के डिस्टेंस को वही रखना है। डू यू हियर इको साउंड ऑन ए हार्टर डे? क्या हार्टर डे में आपको इको सुनाई पड़ेगी या नहीं? ओके, हमने आपको ये बताया था कि जब इको का डिस्कस किया था कि द रिफ्लेक्टेड साउंड, when we hear the reflected sound after the original sound have been ceased is called echo। जब भी हम रिफ्लेक्टेड साउंड सुनते हैं, जब ओरिजिनल साउंड जो है वो फिनिश हो चुकी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इको। क्या बोलते हैं? इको। और इको सुनने की हमने कंडीशन बताया था कि रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल डे में इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम डिस्टेंस है तो फिर इको नहीं सुनाई पड़ेगी, इससे ज़्यादा है तो सुनाई पड़ेगी। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिंस द मिनिमम डिस्टेंस d इक्वल टू v इंटू टी अपॉन टू फॉर क्लियर इको टू बी हर्ड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 17.2 मीटर। 2d इक्वल टू v इंटू टी इक्वल टू 344 इंटू 0.1 इक्वल टू 34.4 मीटर। मीन्स रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनिमम डिस्टेंस इको सुनने के लिए वो 17.2 मीटर होनी चाहिए। क्या? 17.2 मीटर होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर पर मिनिमम डिस्टेंस इको सुनने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस की 17.2 मीटर होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे? 2d इक्वल टू v इंटू टी होता है, तो रूम टेम्परेचर पर आपकी जो है स्पीड है 344 मीटर पर सेकंड, और पर डिस्टेंस ऑफ हियरिंग होती है 0.1 सेकंड, तो 34.4 मीटर है। तो d इक्वल टू v इंटू 2/2 करेंगे तो 17.2 मीटर हो जाएगा। ऑन ए हार्टर डे, जब हार्टर डे में टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। ऑन ए हार्टर डे द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज। जब हार्ट डे होता है तो साउंड की स्पीड इंक्रीज होगी। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साउंड की स्पीड इंक्रीज होगी। विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साउंड की स्पीड इंक्रीज होगी। दस द डिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। तो मिनिमम डिस्टेंस जो 17.2 मीटर है, अब ये मिनिमम डिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें तो अब साउंड की स्पीड 356 मीटर पर सेकंड हो जाती है। जो पहले 344 थी अब 356। अब देखिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 356 इंटू 0.1 अपॉन टू 17.8 मीटर। अब इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस चाहिए 17.8 मीटर, जबकि इसके पहले कितनी थी? 17.2 मीटर। तो अब इको सुनने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कम से कम 17.8 मीटर पर होना पड़ेगा। बट द डिस्टेंस इज गिवन टू बी सेम 17.2 मीटर। लेकिन कहा जा रहा क्वेश्चन में कि डिस्टेंस ना चेंज करें। hence no echo is produced on a hotter day since the minimum distance now required is 17.8 मीटर। अब इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस चाहिए 17.8 मीटर, लेकिन कह रहे हैं डिस्टेंस तो चेंज ना हो, डिस्टेंस 17.2 मीटर ही रख रहे हैं, तो इको अब सुनाई नहीं पड़ेगी। तो हार्टर डे में साउंड की स्पीड इंक्रीज होने के साथ जो मिनिमम डिस्टेंस होती है इको सुनने की वो चेंज हो जाती है, तो इसलिए अब हमें इको सुनाई नहीं पड़ेगी। जबकि नॉर्मल डे में रूम टेम्परेचर पर ये 17.2 मीटर होती है, तो अब हमें हार्टर डे पर सेम डिस्टेंस रखने पर इको नहीं सुनाई पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साउंड। साउंड के दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बताने हैं। मीन्स गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड के रिफ्लेक्शन के दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बताने हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब हो गया जहां पर हम साउंड के एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्टेथोस्कोप, सेकंड है मेगाफोन। इन दोनों, ये दोनों डिवाइसेस जो हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए भी, एकेडमिक के लिए। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 500 मीटर हाई। कोई एक 500 मीटर हाई टावर है, वहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है into a pond of water at the base of the tower। टावर के बेस पर कोई एक पॉन्ड ऑफ वाटर है। When is the splash heard at the top? टॉप पर इसकी स्प्लैश मीन्स उस स्प्लैश की साउंड कब सुनाई पड़ेगी? स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। मीन्स देखिए, ये 500 मीटर का कोई एक टावर है, यहाँ पर एक पॉन्ड है, ये 500 मीटर है, यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, ये जाकर के यहाँ इस वाटर से टकराता है। टकराने के बाद यहाँ जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो वापस यहाँ कितने टाइम के बाद सुनाई पड़ेगी? तो इसमें दो टाइम इन्वॉल्व होगा। एक ए से बी तक स्टोन आएगा, तो स्टोन के आने की स्पीड हम निकाल लें। स्टोन जो चलेगा यूनिफॉर्म एक्सलेशन से चलेगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। उसके बाद साउंड यहाँ बी से ए तक वापस आएगी, तो साउंड के लिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से वो टाइम हम कैलकुलेट कर लें। दोनों टाइम को ऐड कर लें तो पता लगेगा कि जो स्प्लैश की साउंड है, छपाक की आवाज़, वो यहाँ पर कब सुनाई पड़ेगी। आइए पहले स्टोन के लिए बात करें। इनिशियल वेलोसिटी यू 0 है, ए इक्वल टू जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एस इक्वल टू एच इक्वल टू 500 मीटर है, टी निकालना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है तो टी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2h अपॉन जी। यहाँ पर 2h दिया है 500 मीटर, जी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका ये हो जाएगा 10 सेकंड। तो ये 10 सेकंड आया, वो टाइम है जितने टाइम में ये स्टोन यहाँ ए से बी पर पहुंचेगा। अब हम साउंड बी से ए तक वापस आएंगे, तो साउंड के लिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 500 मीटर अपॉन 340, ये आएगा 1.47 सेकंड। तो टोटल टाइम हो जाएगा 10 प्लस 1.47 इक्वल टू 11.4 सेकंड, 47 सेकंड। इतने टाइम के बाद इसकी स्प्लैश की साउंड यहाँ पर सुनाई पड़ेगी। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन के लिए भी। तो यहाँ पर दो पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, एक ए से बी के लिए, एक बी से ए के लिए। ओके।